वो अक्सर मैं कहता हूं ना अपनी वीडियोस में कि हर बॉस का एक बॉस होता है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया का अपने आप को बॉस समझते हो, लेकिन इनके भी कई सारे बॉस इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हाल ही में अगर देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, इनके सामने डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बॉस बनना चाह रहे हैं इनका, लेकिन अयातुल्ला खामनेई इनके भी बॉस हैं। ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट का है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट। आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, दुनिया के कई सारे देशों पर टैरिफ थोप दिए, और टैरिफ भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े टैरिफ। जो देश इनकी बात नहीं मान रहा या इनके कहने के मुताबिक नहीं चल रहा, उसके ऊपर ये अपने मन मुताबिक टैरिफ लगाकर उस देश का बॉस बनना चाह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की, उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले बॉस बनने को लेकर तगड़ी फटकार लगाई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपने ये जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया के तमाम देशों पर, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अमेरिका का कानून आपको ऐसा करने की इजाजत देता तो है, लेकिन सिचुएशन गलत है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन आपने बिना कांग्रेस की मर्जी के जिसके ऊपर जितना चाहा टैरिफ लगा दिया। ये पूरी तरीके से अवैध है, गैर कानूनी है, और हम इन तमाम टैरिफों को खारिज करते हैं। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए सभी टैरिफों को खारिज कर दिया। भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाया था, पहले 25% लगाया, फिर भारत के साथ कोई डील हुई तो 18% कर दिया। ऐसे ही चाइना के ऊपर भी बहुत सारा टैरिफ लगाया। जो देश इनकी बात ठीक से नहीं मान रहा उसके ऊपर ये टैरिफ लगा दे रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके टैरिफों को खारिज किया तो ये पूरी तरह से बौखला उठे। इनकी तरफ से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाने लगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना कर दी, कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टैरिफ खारिज किए ये पूरी तरह से गलत है। मैं तो अमेरिका के भले के लिए ये कर रहा था, मैंने जो टैरिफ लगाया इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा होता। बहुत सारी इन्होंने बातें कही और लास्ट में ये कहा कि मैं टैरिफ हटाऊंगा नहीं। अभी तक मैंने जिन देशों पर टैरिफ लगाए थे वो अलग अलग थे, लेकिन अब मैं तमाम देशों पर 10% टैरिफ कर रहा हूं। भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ था उसको भी इन्होंने 10 कर दिया। जितने भी देशों पर, किसी पर 25, किसी पर 50, किसी पर 30, जितने भी परसेंट टैरिफ था उसको घटाकर इन्होंने सीधा 10% कर दिया। तमाम देशों पर दुनिया के 10% लगेगा। फिर कुछ ही घंटे के बाद दोबारा से इनकी तरफ से पोस्ट आता है जिसमें इन्होंने कहा कि 10% नहीं बल्कि तमाम देशों पर 15% टैरिफ लगाऊंगा। फिलहाल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिखा दिया कि हर बॉस का एक बॉस होता है। आप भले ही कितना भी अपने आप को बॉस समझ लें, लेकिन कानून तोड़कर आप आगे नहीं जा सकते। फिलहाल कानून तोड़कर ये ईरान के ऊपर भी हमला करना चाहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस इनको हमला करने से रोक रही है, लेकिन इनकी नाक की बात है और इजराइल के ये सगे हैं, तो उसी चक्कर में ये ईरान के ऊपर हमला करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईरान ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला करता है अमेरिका, तो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वो फिर हमारे वैलिड टारगेट होंगे। फिर आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे कि आप अमेरिका के ठिकानों पर हमले क्यों कर रहे हैं। हम आपसे ये बात पहले कह देते हैं कि अमेरिका की एक गलती उसके तमाम ठिकानों को तबाह कर देगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की निंदा नहीं करते हैं। ये कहीं पर भी हमला कर दें, लेकिन अगर पलटवार करते हुए, अपना बचाव करते हुए ईरान हमला करेगा तो यूनाइटेड नेशंस फौरन निंदा करने आ जाएगा और कई सारे प्रतिबंध लगा देगा। इसलिए पहले ही पत्र लिख दिया महासचिव को। लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और परमाणु ठिकानों के अलावा मिसाइल अड्डे इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जो IRGC के बड़े बड़े कमांडर हैं, ईरान के जो नेता हैं, उनको भी अमेरिका निशाना बना सकता है। और वो निशाना इसलिए बनाएगा ताकि सत्ता परिवर्तन कराया जा सके। सत्ता परिवर्तन इसलिए करवाना चाहता है अमेरिका क्योंकि इससे इजराइल को फायदा हो जाएगा। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो जैसे सीरिया में इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया, जो भी हथियारों के भंडार थे सीरिया की सेना के सबको खत्म कर दिया, ऐसा ही ये ईरान के साथ करेंगे अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। फिलहाल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इस वक्त अपनी ताकत उतनी बढ़ा दी है जितनी ताकत कभी सद्दाम हुसैन के जमाने में बढ़ाई थी। 2003 में जब इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को अपने कब्जे में करना चाह रहा था अमेरिका, सद्दाम हुसैन को खत्म करना चाह रहा था, तब बहुत ज्यादा ताकत अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तैनात की थी। वैसी ही ताकत 2003 के बाद अब दोबारा से ईरान के लिए तैनात हो चुकी है। सबसे ज्यादा कतर के बाद जॉर्डन के अंदर अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाई है। इसीलिए ईरान ने जॉर्डन को खुली चेतावनी दे दी है कि आप अमेरिका को अपने देश में सबसे ज्यादा पनाह दे रहे हैं, आप हमारे वैलिड टारगेट होंगे अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है। मिस्र की बात कर लेते हैं। मिस्र भी कहीं ना कहीं है तो इन्हीं के साथ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मिस्र और ईरान के बीच एक बार फिर से राजनयिक संबंध
बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। 1980 में जब इस्लामिक शासन ईरान के अंदर आया था तो उसके बाद से मिस्र ने अपनी एम्बेसी ईरान के अंदर बंद कर दी थी, ईरान ने मिस्र के अंदर अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से बहाल हो रहे हैं। मिस्र के अंदर ईरान की एम्बेसी खुलेगी और ईरान के अंदर मिस्र की एम्बेसी खोली जाएगी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है और उधर यमन के हूतीज ने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन का लाइव परीक्षण किया है। यमन की मीडिया पर यह खबर दिखाई गई कि हूतीज ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का समुद्र के अंदर परीक्षण किया है। ये जो क्रूज मिसाइलें होती हैं ये बड़े से बड़े जहाज को डुबोने के लिए काफी हैं। अमेरिका के जो भारी भरकम युद्धपोत तैनात हैं समुद्र के अंदर ईरान के किनारे, यमनी हूतीज की जो क्रूज मिसाइलें हैं या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की है शायद उनको नहीं झेल पाएंगे ये भारी भरकम युद्धपोत भी। अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला कर देता है तो अमेरिका सिर्फ ईरान से नहीं लड़ेगा बल्कि हूतीज से भी लड़ेगा, हिजबुल्लाह से भी लड़ेगा और इराक के अंदर भी कई सारी मिलिशिया ऐसी हैं जो ईरान के सपोर्ट में हैं। तो सबके सब संगठन अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएंगे, इसीलिए अमेरिका थोड़ा सा दब रहा है हमला करते हुए। खबरें ऐसी भी आ रही है कि कतर के अंदर जो अल उदीद एयरबेस है, यूएई के अंदर जो अमेरिका का बेस है, वहां से सैनिकों को निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को भी डर है कि हमारे जो बड़े बेस हैं ईरान उसको टारगेट करेगा। फिलहाल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ ऐसी शर्तें भी रखी हैं कि अगर अमेरिका उनको मान लेता है तो फिर ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिका जो शर्तें रख रहा था ईरान के सामने, उन्हीं शर्तों में थोड़ा सा फेरबदल करके ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं और कहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें, जो भी हमारे बीच टेंशन चल रही है, युद्ध जैसे हालात हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब वो शर्तें ये हैं, ईरान ने अमेरिका से कहा है कि हम अपने यूरेनियम के संवर्धन को 3 साल के लिए बंद कर देंगे। अमेरिका कह रहा था कि 5 साल के लिए बंद करें, ईरान ने कहा हम 3 साल के लिए बंद कर सकते हैं। जब इसके बाद हम शुरू करेंगे तो हम 3.67% तक सीमित रखेंगे यूरेनियम के संवर्धन को 3 साल के बाद। अमेरिका की शर्त यह है कि 5 साल तक के लिए बंद करें और उसके बाद जब स्टार्ट करें तो 1.5% तक सीमित रखें, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम 3 साल के लिए बंद करेंगे और 3.67% तक फिर हम इसको सीमित रखेंगे। ईरान ने कहा कि इस वक्त हमारे पास जो 400 किलो यूरेनियम है उसको आपकी निगरानी में या तो हम पतला करेंगे या फिर उसको हम रूस भेजेंगे। हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं हम उसको अपने पास रखेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी के ऊपर छोड़ने के लिए नहीं। इसके अलावा ईरान जो इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठाता रहता है कि ईरान का कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम ये सवाल उठाना भी बंद कर देंगे। फिलिस्तीन के अंदर जो संगठन है हम उसकी मदद करते हैं, वो मदद देना भी बंद कर देंगे। तो इस तरह के कुछ प्रपोजल ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखे गए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विटकॉफ ने, अमेरिकी प्रशासन ने इसको तुरंत खारिज कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप ये जो बातें रख रहे हैं ये हमारी शर्तों के लिए काफ़ी नहीं है, हमारी शर्तें कुछ और हैं। अब इतनी सारी बातें तो ईरान ने मान ली हैं, लेकिन अमेरिका पूरी बात अपनी मनवाना चाहता है, तो कोई कैसे भला किसी की बात ऐसे मान लेगा। ईरान की मिसाइलों का सबसे ज़्यादा डर इजराइल को ही है, क्योंकि इजराइल ईरान की मिसाइलों से पिछले साल पिट चुका है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि 2027 के आखिर तक ईरान के पास तकरीबन 5000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो जाएंगी। ईरान हर महीने तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल ईरान ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल खोई हैं, यानी ईरान ने इजराइल के ऊपर जब हमले किए थे तो उसमें खर्च हो गई, लेकिन फिर भी हर महीने 100 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान तकरीबन बना रहा है और 2027 तक 5000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो जाएंगी। दोस्तों ये आंकड़ा कम नहीं है, 5000 बैलिस्टिक मिसाइलों का होना बहुत बड़ी बात है और इसी से इजराइल को सबसे ज़्यादा डर है। गाज़ा की बात कर लेते हैं तो गाज़ा में भी रमज़ान की धूमधाम देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल कथित तौर पर युद्ध विराम का, सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए रमज़ान के महीने में भी हमले जारी रखे हुए हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोपखाने से गोलीबारी हुई, हवाई हमले भी हुए रमज़ान के दूसरे दिन गाज़ा पट्टी के अंदर। तो चाहे कितने भी सीज़फायर हो जाएं, लेकिन अमेरिका, इजराइल जैसे देश अपनी करनी से बाज नहीं आते हैं। देखते हैं भाई मिडिल ईस्ट की ये जंग किस तरफ जाकर रुकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।